Welcome back to my channel. This is my third video of Mughal Empire, third part of class 7. I hope you understand it very well. बंगाल एंड गुजरात बहुत ज़्यादा सीरियस कैंपेन्स होने के बाद बंगाल जो था वो मुग़ल एम्पायर का पार्ट बन चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद 1576 में गुजरात कोस्ट जो है वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स थे, क्योंकि सूरत से ही पहले तुम्हारा जो ट्रेडिंग पोर्ट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, जहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स, जहाँ पे अरब्स और यूरोपियंस के लिए हमारी कंट्री में आना कुछ इजी इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है एशिया का पार्ट है, यूरोप भी कहीं ना कहीं एशिया को टच करता है, तो मतलब उनके लिए ईजी था। तो सबसे ज़्यादा यूरोपियंस ही सबसे पहले इंडिया में आना शुरू हुए थे। पहले वो ट्रेडिंग उससे आते थे जब किंगशिप जो थी बहुत पावर में थी अच्छे से, तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे कुछ भी चीज़ को, तो यूरोपियंस और अरब्स आते थे। अकबर जो था अकबर सक्सीड हुआ गुजरात को अनेक्स करने में 1578 में, और गुजरात उसके कंट्रोल में आ गया। बंगाल और गुजरात जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्कर्स जो था बंगाल और गुजरात का बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि वहाँ पे सी पोर्ट्स थे फॉरेन ट्रेड के लिए। तो कोई भी राजा जब इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था तो वो ये भी देखता था कि फॉरेन ट्रेड जो है वो उसके कंट्रोल में आ सके। रेवेन्यू जो था इस ट्रेड से मुग़ल एम्पायर का बहुत ज़्यादा बड़ा था, टैक्स जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था, फॉरेन ट्रेड से उनको बेनिफिट होता था बहुत ज़्यादा। नॉर्थ वेस्ट में अकबर ने कॉन्कर किया कश्मीर को 1586 में, कांधार को 1586 से 87 में, काबुल को 1587 में और सिंध को 1590 में। ये जो कॉन्कर्स थे उसकी वजह से सेंट्रल एशिया में उसके जो टाइज थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए पर्शिया में। इसके अलावा उसको एक सेफ गार्डिंग मिल गई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे उसको सेफ गार्डिंग हो गई इससे। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो था एम्परर अकबर खुद अपने अफेयर्स को, मतलब जो भी उसके किंगडम के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको खुद देखता था। बहुत ही अपनी किंगडम के सारे अफेयर्स जो था वो अकबर खुद ही मतलब देखता था, कोशिश करता था पूरा कि हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करे। वो बहुत ही एक बेनोवलेंट रूलर, मतलब बहुत ही अच्छा राजा था और बहुत अच्छा रूलर था। इसके अलावा वो ऑडियंस को हेल्ड करता था, मतलब उसका एक दरबार लगता था दीवाने आम में, जो पब्लिक ऑडियंस के लिए हॉल था उसका, जहाँ पे वो लोगों से डायरेक्टली बात करता था। दरबार टाइप उसका लगता था जनता के साथ ही, ठीक है, जहाँ पे वो लोगों से बात करता था। पर्सनल टूर्स पे जाता था, वो ऑफिसर्स को लगातार इधर से उधर ट्रांसफ़र करता था ताकि करप्शन ना हो सके, ठीक है, और काबिलियत बढ़ सके भी, अच्छे से अच्छा ऑफिसर हर जगह जाके अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर सके। अकबर जो था दो टाइप्स की ऑडियंस को हेल्ड करता था। एक था दीवाने आम, जहाँ पर लोग जो थे डायरेक्टली, मतलब जो लोग थे वो ऑडियंस थी, वो राजा से डायरेक्टली बात कर सकते थे और उसको देख सकते थे। दूसरा था झरोखा और दीवाने खास, जहाँ पर वो अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करता था जो उसकी किंगडम्स की देख रेख करते थे। एम्परर जो था उसको असिस्टेंस मिलता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, जिन्हें उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वजीर प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें दीवान भी कहा जाता था। वो हेड होते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, टैक्स डिपार्टमेंट के। वजीर जो था इंचार्ज होता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का। मीर सामन जो था रॉयल हाउस होल्ड का ध्यान रखता था। मीर सामन मतलब जो उनका रॉयल हाउस होल्ड, जो उनका घर, जो उनका महल था, उसका ध्यान रखता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, अम्पायर को डिवाइड किया हुआ था 15 प्रोविंसेस में, जिन्हें सूबाज बोला जाता था। इसके अलावा हर प्रोविंस जो थी एक गवर्नर के अंडर थी। हर प्रोविंस का हेड जो था एक गवर्नर होता था, जिसे सूबेदार कहा जाता था। सूबास को डिवाइड किया होता था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें सरकार्स कहा जाता था। सरकार्स डिवाइडेड थी परगानाज में, जिसमें बहुत सारे गांव थे। परगानाज में बहुत सारे गांव थे। टाउन्स जो थे उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब देख रेख जो थे वो करते थे कोतवाल्स, जिनकी ड्यूटी होती थी कि वो टाउन के अंदर घूमते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, देखते थे क्रिमिनल कहीं पे कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, क्रिमिनल्स को देख रेख करते थे, वेट्स की चेकिंग करते थे, मेजर्स की चेकिंग करते थे कि कहीं पे कोई मतलब धोखेबाजी तो नहीं हो रही किसी के साथ, प्रॉपर चीज़ जो है नाप तोल के जा रही है, ठीक है। लोगों का जो लिविंग एरिया है उसका रजिस्टर मेंटेन करते थे कि कहाँ पर कौन सा इंसान रहता है, उसका रजिस्टर करना कि वो इस जगह पर रहता है। पुलिस स्टेशंस को कोतवालीस कहा जाता था। पुलिस स्टेशन को कोतवालीस कहा जाता था, जो जहाँ के हेड्स कोतवाल होते थे। अकबर ने डिवाइड किया अपने लार्ज एम्पायर को 15 प्रोविंसेस स्टेट्स में, जो मतलब सूबाज में जो डिवाइड किया था, उन सूबाज के नाम थे आगरा, अजमेर, अहमदनगर, इलाहाबाद, बंगाल, बेरार, बिहार, दिल्ली, गुजरात, काबुल, खानदेश, लाहौर, मालवा, मुल्तान, औध। रेवेन्यू सिस्टम जो था, मतलब उसका टैक्सेशन सिस्टम था, लैंड जो थी वो मेन सोर्स था रेवेन्यू का, ज़मीनें। अकबर का जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, वो ब्रिटिश के आने तक फॉलो हुआ है। आर्किटेक्ट जो था रेवेन्यू सिस्टम का
जिसने रेवेन्यू सिस्टम को बनाया वो थे राजा टोडरमल, और उनके सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। लैंड को बैम्बू स्टिक्स के साथ मेज़र किया जाता था, जिसका लिंक आयरन रिंग्स के साथ होता था। उसे प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उनकी उत्पादन होता था, जो फसल उगती थी, उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता था। स्टेट का जो शेयर होता था वो फिक्स्ड होता था कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/3 जो है वो स्टेट को टैक्स के रूप में मिलेगा, चाहे उसे कैश में पे कर या उसे कैश में पे करो या किसी भी चीज़ में। एग्रीकल्चरल लोन्स जो थे वो समय समय पर दिए जाते थे जब मुसीबत का समय आता था या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती थी या रेवेन्यू कलेक्शन के रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे फ्लड्स आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरह से कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्टार्ट किए गए इम्प्रूवमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए, ताकि पानी की कमी ना हो सिंचाई के लिए। पीजेंट्री जो थे मतलब जो फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, खुश थे, हैप्पी थे इस सिस्टम से। ट्रेड, अकबर ने रोड्स बिल्ड की ताकि एम्पायर के वेरियस पार्ट्स को कनेक्ट कर सके। ट्रेड जो है प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उसने टैक्सेस हटा दिए जो हैम्पर्ड ट्रेड थे, हैम्पर्ड यानी कि जिन पे कोई जो ट्रेड जैसे ख़राब हो गया, कम है, नुकसान हो गया, उन पर उसने टैक्सेस। ट्रेड जो चाइना के साथ था ईस्ट कोस्ट पर, अरब के साथ ट्रेड हो रहा था वेस्ट कोस्ट पर, और सेंट्रल एशिया के साथ भी ट्रेड वेस्ट कोस्ट पर हो रहा था। पर्शिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो लैंड रूट से हो रहा था, और उसका डायरेक्टली जो कंट्रोल था वो स्टेट के अंडर था, और उसमें बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू था, यील्डेड रिच रेवेन्यूज थे। अकबर ने इनकरेज किया ट्रेड को यूरोप के साथ। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा हाईली वेल ट्रेंड थी, वेल इक्विप्ड कैवलरी थी, मतलब बहुत अच्छे उसमें हथियार वगैरह पूरी तरह से वेल इक्विप्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज थी। वार एलिफेंट्स थे, आर्टिलरी थी। अकबर की अपनी एक नेवी भी थी जो थोड़ी सी वीक भी थी। एम्परर मेंटेन करता था कॉप्स को, रॉयल बॉडीगार्ड्स को, आर्म्ड पैलेस गार्ड्स को जो महल के अंदर सिक्योरिटी करते थे। इसके अलावा फिर अब दूसरा सिस्टम है इसका मनसबदारी सिस्टम। जितने भी ट्रूप्स थे वार टाइम में उनको मनसबदार्स वो प्रोवाइड करते थे, मनसबदार्स। मनसबदारी इंट्रोड्यूस की अकबर ने, और बहुत इफेक्टिव मनसबदारी सिस्टम। जितने भी ट्रूप्स थे वार टाइम के वो प्रोवाइड करते थे, उन मनसबदार से प्रोवाइड होते थे वो लोग। मनसबदारी जो था वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था पूरे लाइफ टाइम में। उसके होल्डर जो थे मनसब के, जो मनसब को होल्ड करते थे उन्हें कहते थे मनसबदार, जो कि हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी कि परिवार से परिवार संभालते आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। मनसबदार जनरली जो थे वो एंटर करते थे सर्विस में लो रैंक पे। जब लड़ाई वगैरह होती थी उस टाइम ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ती थी वॉर टाइम में, तो उस टाइम पे मनसबदार होते थे, और फिर उनको प्रमोशन तक लाया जाता था उनकी लॉयल्टी और उनकी सर्विसेज के बेसिस पर। मनसबदार जितने भी एंटर होते थे हमेशा लो रैंक पर एंटर होते थे। मनसबदार जो थे वो मेंटेन करते थे स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ हॉर्समैन को मेंटेन करना। रैंक डिपेंड करता था उनका नंबर ऑफ हॉर्समैन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता था, जिसमें रेंज होते थे 10 हॉर्स से लेके 10,000 हॉर्समैन तक, 10 हॉर्समैन से लेके 10,000 हॉर्समैन तक, और जिसे 10 हॉर्समैन को कहा जाता था दा भाशी, और 10,000 हॉर्समैन को कहा जाता था दा हजारी। मनसबदार जो थे वो मेंटेन करते थे फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स और कार्ट्स को भी। ट्रूप्स जो थे मेंटेन करते थे मनसबदार को, जो एम्परर यूज़ कर सकता था जब भी उसकी ज़रूरत होती थी। ट्रूप्स यानी उनका जो पूरा ग्रुप होता था। फिर उसके बाद अकबर जो था वो, अकबर ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी हुई थी, डायरेक्टली वो रिटेन कर सकता था अपनी आर्मी को। एक वेल ट्रेंड सोल्जर्स थे उसके पास, स्ट्रांग आर्टिलरी सिस्टम था। बहुत कम डेंजर्स था मनसबदार्स का कि वो अपने ट्रूप्स जो हैं एम्परर के अगेंस्ट यूज़ कर सकें, मतलब अपने ग्रुप को वो राजा के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते थे। बहुत कम रिस्क था इस बात का, क्योंकि अकबर ने सबसे ज़्यादा अपनी आर्मी को ही वेल मेंटेन रखा हुआ था ताकि उसे मनसबदार्स की ज़रूरत कम से कम पड़े। जुडिशियल सिस्टम जो था उस टाइम पे, मुगल एम्परर जो था खुद कई घंटों स्पेंड करते थे रोज़ के केसेस को जज करने में जो उनके सामने आते थे। काजीज जो थे डिसाइड करते थे सिविल केसेस को और क्रिमिनल केसेस को। टाउन्स में, विलेजेस में पंचायत जो थी वो डिसाइड करती थी केसेस को लोकल कस्टम और प्रैक्टिसेस के बेस पे, जिनका लोकल सिस्टम था। हिंदू लॉ को भी अकाउंट में लिया गया केसेस को डिसाइड कर। जब हिंदू से केसेस डिसाइड किए जाते थे उनको जो भी पनिशमेंट देती थी सिवाय से मुश्किल, उसमें हिंदू लॉ को भी ध्यान रखा जाता था। पनिशमेंट जो डेथ की थी वो बहुत कॉमन थी उस टाइम पे। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, शुरुआत में ट्रेडिशनल मुस्लिम्स थे, फिर ग्रेजुअली यहाँ पर एक लिबरलिज्म आ गया रिलीजियस व्यूज़ को लेकर, एक मतलब सोच में एक खुलापन आ गया धर्म को लेकर। उसने जजिया हटा दिया जो एक पिलीग्रिमेज टैक्स था, जो उसने फिर उसके अलावा फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया। कुछ लोग जितने भी दूसरे रिलीजियस और जितने भी सेक्शंस से थे वो रिलीजियस टॉपिक्स पे बात करते थे।
तो उन सेंट्स से उसको बहुत अफेक्ट होता था। उसकी राजपूत भाई जोधाबाई भी इन्फ्लुएंस्ड होती थी रिलीजियस व्यूज़ से, और उनके इस व्यूज़ के कारण अकबर ने इनिशिएट किया एक नया रिलीजन जिसे कहा गया दीन इलाही। ब्राह्मण्स जैसे बीरबल वो भी इस सेक्शन के मेंबर बने। कुछ लोगों ने एम्बेरस किया रिलीजन को, एम्बेरस इन द सेंस की सर्विसेज ऑफर की कुछ लोगों ने अकबर को रिलीजन के बीच में। दीन इलाही में ये था कि सिर्फ मतलब आप सिर्फ मतलब भक्ति करो, मानो अपने धर्म को, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मतलब आइडियल पूजन करना है या मूर्ति पूजन करना है या ये करना है वो करना है। मतलब वो सब उस धर्म दीन इलाही में सब लोग एक धर्म के ही माने जाते थे। उसमें सिर्फ एक ही बात बिलीव होती थी कि गॉड इज़ वन, भगवान जो सिर्फ एक ही है। सभी रिलीजन्स के लोगों को परमिट था कि वो अपने तरीके से वर्शिप कर सकते थे, जो उनका धर्म है उसके अकॉर्डिंग वो चल सकते थे। वो खुद भी पार्टिसिपेट करता था सभी धर्मों के फेस्टिवल्स में। इस तरह से फर्स्ट टाइम जो एक एनवायरनमेंट था रिलीजियस टॉलरेंस का, वो किसी भी मुस्लिम रूलर के या किसी भी मुस्लिम एज के टाइम पे नहीं आया था। ठीक है। दीन इलाही जो था अकबर ने कंक्लूड किया डिस्कशंस को, इबादत खाना में वो डिस्कशंस करता था सभी रिलीजन पर। इंस्पायर हुआ वो इस चीज़ से, तो 1582 में उसने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया दीन इलाही, जिसमें उसने सभी धर्मों के बेसिक प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया। वहाँ पर गॉड्स, गॉडेसेस और प्रॉफिट्स के लिए कोई जगह नहीं थी नए धर्म में। उसके अकॉर्डिंग गॉड एक है। अकबर जो था वो एक उसका ग्रेटेस्ट वर्शिपर है, मतलब वो उनको सबसे ज़्यादा उनको मानने वाला है। उसके जो फॉलोअर्स थे वो एक दूसरे को ग्रीट करते थे अल्लाह अकबर, और इवन की प्रिपेयर करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे एम्परर को, मतलब राजा को वो भगवान का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव मानते थे अर्थ पर। दीन इलाही की वजह से अलग अलग धर्म के जो लोग थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आए। तो इसकी वजह से उस समय में अकबर के समय में बहुत ज़्यादा शांति रही, टॉलरेंस रही एक दूसरे के प्रति, कि कोई किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए मतलब ये नहीं कहता था कि हम इसको झेल रहे हैं। मतलब आराम से लोग आपस में मिलजुल कर शांति से रहते थे। इसकी वजह से अकबर ने एक टॉलरेंट रखा सब, क्यों? क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपना नज़रिया एक सा रखा। उसने जजिया को हटा दिया, जो एक पिलिग्रिमेज टैक्स था, जो टैक्स लगा हुआ था नॉन मुस्लिम्स पर, कि जब भी वो लोग अपनी किसी यात्रा पे जाते थे तो उन्हें जजिया पे करना पड़ता था। अगर वो अपने किसी भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं जिसको भी वो मानते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर वो टैक्स लगता था। उसकी जो पोजीशन है इसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रांग होगी अकबर की। उसने दीन इलाही को, पर हाँ हमने देखा कि दीन इलाही जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही अकबर की डेथ हुई उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी सबसे ज़्यादा जहांगीर ने फॉलो की, फिर शाहजहाँ ने भी फॉलो की। औरंगज़ेब ने इस पॉलिसी का रिवर्स किया, जिसकी वजह से एम्पायर जो था पूरा डिक्लाइन की तरफ चला गया। आर्किटेक्चर जो था अकबर के पीरियड में, अकबर के कोर्ट में दिल्ली में और आगरा में हमें देखने को मिलता है। पर उसने एक नई सिटी बनाई फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के पास थी, जो उसकी कैपिटल भी रही। उसने इस प्लेस को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये वही पैलेस था जहाँ पे सूफी सेंट सलीम चिश्ती रहते थे। अकबर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी का वो इरेक्टेड है। अकबर को वहीं पे दफनाया गया था जब गुजरात में हार गया था उसके बाद वो। और बहुत बड़ा गेट है ये इंडिया का। उसकी जो नई कैपिटल थी, अकबर ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाए, पेविलियंस बनाए रेड स्टोन से। बिल्डिंग्स जो थी फतेहपुर सीकरी की वो एक्सेलेंट ब्लेंडिंग है, जिसमें कई 3 स्टाइल के कल्चर्स देखने को मिलते हैं, पर्शियन, सेंट्रल एशियन और कई सारे इंडियन स्टाइल देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जो हुमायूं का जो टॉम्ब है वो भी कंस्ट्रक्ट हुआ था अकबर के रियन के टाइम पर, और उसे रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बहुत ज़्यादा फाइन बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, फोर्ट एट आगरा, सलीम चिश्ती टॉम्ब, जोधाबाईस पैलेस। लिटरेचर जो था, अकबर खुद एक एजुकेटेड मैन नहीं था, बट बहुत फेमिलियर था कुछ फाइन वर्क से लिटरेचर के। अकबर हमेशा डिस्कशंस करता था अबुल फजल और फैज़ी के साथ। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, अकबर की बायोग्राफी। आईने अकबरी जो है इस बुक का पार्ट है। फैज़ी जो था एक ग्रेट पोएट था पर्शियन लैंग्वेज का। अकबर ने अनकरेज किया ट्रांसलेशन को, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स को, महाभारत और रामायण को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। कई स्कॉलर्स थे उसके समय में, वल्लभाचार्य, केशवदास, रहीम, जिन्होंने पोइट्री लिखी हिंदी में। तुलसीदास ने एपिक लिखी पोएम फॉर्म में, रामचरितमानस हिंदी में, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखी गई थी ताकि आम इंसान को भी समझ आ सके। अकबर के 9 जेम्स, अकबर जो था एक, अकबर के पास एक गैलेक्सी थी टैलेंटेड मैन की, मतलब बहुत बड़ा एक झुंड था उसके पास, जिसमें बहुत ज़्यादा ही समझदार और ज्ञानी लोग थे उसके साथ, जिन्हें 9 जेम्स यानी नवरत्न के नाम से जाना जाता था उसके कोर्ट में, जिनमें थे अबुल फजल, फैज़ी, रहीम, खाने खाना, टोडरमल, तानसेन और बीरबल। वो अपने अच्छे
ह्यूमर मतलब अच्छे बिहेव के लिए भी जाना जाता था और अच्छी नॉलेज के लिए भी जाने जाते थे। इवन कि उसके ग्रेट जनरल भी थे, रहीम खाने खाना, वो भी बहुत बड़े जनरल थे। इसके अलावा एक और जेम थे राजा राम सिंह, जो ग्रेट जनरल थे। वन ऑफ द मतलब वो राजा के बहुत बड़े एडवाइज़र यानी सलाहकार भी थे। कई स्कॉलर्स भी थे जो अकबर के पैट्रनेज के टाइम पे मतलब ज्ञानी लोग थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जो अकबर का फोर्ट है आगरा में, सबसे ह्यूज फोर्ट है, फोर्टिफाइड मतलब उसका जो किला है वो 2.4 किलोमीटर उसका लंबा है, जो उसकी मीनारें हैं, ठीक है। 21 मीटर्स उसकी ऊंची दीवारें हैं और रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। जो फेमस सिंगर थे अकबर के टाइम में वो थे तानसेन, बाज बहादुर। तानसेन मोस्ट पॉपुलर थे, पॉपुलर रागा थे, राग दरबारी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा राग के उससे जाने जाते थे। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी का, उसमें 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर है, ओपन पेविलियंस है। ओपन पेविलियंस यानी कि खुले, वो चारों तरफ से वो खुला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो उसमें एक के ऊपर एक वो बने हुए हैं और इसे म्यूजिकल और डांसिंग इवनिंग्स के लिए माना, इस जगह को बनाया गया था एम्परर और उसके कर्टियर्स के लिए। सदर्न किंगडम्स, मुगल पीरियड का जो इवेंट था मतलब वो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में टेक प्लेस कर चुका था और वो अफेक्ट कर, उसकी वजह से कोई सीरियस अफेक्ट नहीं था पेनिनसुला में। पर जब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ तो मुगल्स ने अपना जब कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू किया, पूरा एक्सटेंड करना शुरू किया, तो पेनिनसुला में भी एक्सटेंड किया और पूरे इंडिया को एक बारी में यूनाइट कर दिया। थैंक यू। Thank you. I hope you like the video. All class 7 students and those who want to have some information on Mughal Empire, all they understand the topic very well. If you like my video, please subscribe my channel and please like and share the videos. Also press the bell icon so you can get the further notifications on the videos. Thank you.